इसका हाँ, कौन सी बताओ? जो एंगल दो लाइन एंगल दो के लाइन बीच दो में लाइन होता के है, बीच में है, तो वो जिनके उनके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के बीच बहुत में बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर। तो बताओ हमको तो ये, अब जब हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे हम आते हैं, पी पॉइंट पे हम आते हैं। देखो सबका तो बता दिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक लाइन में, ये अपोजिट में, ये 90 डिग्री पे दोनों। अब बात आती है, ये एक ऑब्लिक पॉइंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है नीट में। तो कुछ करना नहीं है, एक थ्योरम बहुत पहले बताई थी, शायद मैंने आपको एनएलएम से शुरू से पहले बताई थी। तो वो क्या थी वो चीज, कि जो एंगल दो लाइन के बीच में होता है, जो एंगल दो लाइन के बीच में होता है, तो ये लाइन और ये लाइन पकड़ो, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है थीटा, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। ये वाली थ्योरम आपको कभी भी फंसने नहीं देगी एंगल्स के खेल में। तो बताओ इसके इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, बताओ है या नहीं? हाँ सर। और इसके परपेंडिकुलर होती वर्टिकल, अभी है नहीं तो क्या, पर होती तो कौन होती? वर्टिकल लाइन होती है एक। अभी तो खुद ही हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, तो हमें तो परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा, तो बताओ ये थीटा होगी। चेक चेक चेक। यस। देखो लाइन दिस, उसके परपेंडिकुलर दिस, लाइन दिस, उसके परपेंडिकुलर दिस लाइन, हो गई। यस सर। लेकिन हमको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला। तो ये पूरा 90 है, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो हमारे जो दो वेलोसिटी आई, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट और रोटेशनल, उनके बीच का एंगल कितना है? 90 बोलो। माइनस थीटा। तो क्या मैं पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी को अंडर द रूट ऑफ, बताओ सुनना, बच्चे क्यों गलती करके आते हैं, कॉस वाला रट के रखते हैं। अब ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसका ऑप्शन रहता है VCM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 2, इस केस में VCM आर ओमेगा। मैं नहीं कहता आप रटो, हो सकता है आपको कल एंगल वो यहां से जो दे तो फिर से थीटा हो जाएगा ये। अभी उसने एंगल यहां से दिया है, मैं नहीं कहता रटो, मैं तो कहता हूं देखो VCM और आर ओमेगा के बीच का अभी क्या एंगल है, अभी है 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूले में आता है कॉस, उनके बीच का एंगल, विच विल फाइनली टर्न आउट टू बी VCM स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर 2 VCM r omega sin theta, where theta is given from horizontal. क्या आपको सभी जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मोशन, जो कि फॉर्मेट है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को मिक्स करने का। और जिसको ये आ गया उसको रोलिंग ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। पता है क्या करते हैं? ये आपकी कार का पहिया है, जो कार सड़क पे चल रही है, ये उसका पहिया है। अब इसको उठाओ और एक सरफेस पे रख दो, सरफेस पे रख दो। जैसे ही आप सरफेस पे रखोगे, अब दो बातें आएंगी फ्रिक्शन के कारण। ये पॉइंट अगर अगर रेस्ट पे आ गया, मतलब फ्रिक्शन ने इस पॉइंट, केवल इस पॉइंट की, यहाँ पे देखो पॉइंट की बात है, डायनामिक्स में एक ही पॉइंट था, उसी की बात थी, वही सिस्टम था। रोटेशन में हर पॉइंट अलग अलग है, हो सकता है ये रुक जाए इंस्टेंट के लिए, बाकी सब चले। यही तो होता है जब आपके कार का पहिए का कांटेक्ट सड़क के कांटेक्ट में आता है, तो वो इंस्टेंटेनियसली रुक जाता है, क्योंकि आपकी सरफेस रेस्ट पे होती है, क्योंकि आपकी सरफेस रेस्ट पे होती है, वो रुक जाता है। और जैसे ही वो इंस्टेंटेनियसली रुकता है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ आता है, ये ऊपर जाता है, ऐसे करके पहिया घूमता है। और ये रुकने को ही रोलिंग कहते हैं। मतलब रुकने का मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे वाला पॉइंट जो कि कांटेक्ट पॉइंट बनेगा आके, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाए। तो क्या कंडीशन होती है रोलिंग की सरफेस पे? VCM इक्वल टू आर ओमेगा, फिक्स्ड सरफेस पे। ये अलग अलग सरफेस के केस में वेरी भी करेगी, लेकिन आज अभी अपना पहला लेक्चर है, तो मैं आपको सिंपलेस्ट केस में आपको मैंने समझाया कि व्हाट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स मोशन। क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। पक्का हुआ? सर सोच लो Yes, क्या sir. बोल रहे हो। आपको रोटेशन क्लियर हो रहा है, ये छोटी बात है ना? वो छोटी सी बात है कि आपको रोटेशन क्लियर हो गया। ओके, सो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सजा के रख लो। जब रोलिंग पढ़ाऊंगा या जब कुछ भी पढ़ाऊंगा, कोई भी रिजिड बॉडी पढ़ाऊंगा, तो हर पॉइंट के पास ऐसी वेलोसिटीज होंगी। सर एक्सीलरेशंस का क्या? जैसे आपने वेलोसिटीज का बनाया,
वैसे ही एक्सीलरेशंस भी होंगे। अब सोच के देखो, अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, हर पॉइंट का उसके टेंजेंट के अलोंग आएगा कि नहीं। और अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल भी आएगा, और अगर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन इज थीटा, तो ओमेगा तो अल्फा भी आएगा। तो मैक्सिमम आप 3 तरह के एक्सीलरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक कौन सा, एसीएम, सबका एसीएम। अगर आपकी ओमेगा वेरिएबल है तो वीटी, उसका एक्सीलरेशन एटी। तीसरा एसी, ये तो हो गए लीनियर वाले, और एक एंगुलर हो गया अल्फा। तो मैक्सिमम 4 हो गए। किसी भी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा चारों प्रेजेंट हो जाएंगे आपको डराने के लिए, कई बार नहीं होंगे, 2 ही होंगे, 3 ही होंगे। तो एसी सेंट्रीपिटल जो आप पहले पढ़ चुके हो, वो क्यों लगता है, अगर ये पॉइंट का पाथ ट्रेस करें हम तो ये गोल गोल घूम रहा है, पोप सेंटर के अबाउट, तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो अल्फा आ जाएगा, और आर ओमेगा और ओमेगा वेरी कर रहा है तो एटी आ जाएगा। एटी एसी और अल्फा, और इनका नेट भी हो सकता है, ठीक है, इन सबका रिजल्टेंट भी हो सकता है। दीज आर द मैक्सिमम थिंग्स जो आपको रोटेशन में बच्चों डरा सकती हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब आप बताओ, हर चीज के की में क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से हम सबका ट्रांसलेशनल मोशन निकाल लेते हैं। मतलब हम एक पॉइंट को पकड़ते हैं सेंटर ऑफ मास को, उस पे सारे फोर्सेस लगा देते हैं, और उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन सभी पॉइंट्स का निकाल लेते हैं। तो अगर हम सभी पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन निकाल पाते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, आप बता सकते हो अगर हो तो। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन कॉम्प्लेक्स मोशन। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के मेथड्स। तो लिखो, मेथड्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। लिख लो, मेथड्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। किसी की कोई क्वेरी आ सकती है तो बोल दे, आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई भी बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं, और टफ चैप्टर है भैया। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम। सेंटर लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम, नॉन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ठीक। सर ये क्या होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट क्या है सर? टू पॉइंट मास सिस्टम। अगर आप दो छोटे छोटे मासेस ले लें, एक M1 एक M2, याद रखें ये रॉड नहीं है, ये मैंने बस ज्वाइनिंग लाइन है, ये हवा है। M1 और M2, इनके बीच का गैप L है, ठीक। तब तब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं M2 इज हेवियर देन M1। सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, वो हैवियर साइड ऑफ सिस्टम हमेशा शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है। जैसे अभी बैलेंस में है, अब यहाँ एक और मास ले आए तो और पास हो जाएगा, मतलब अभी कहीं पे है, जिस तरफ मास बढ़ाएंगे उस तरफ उसकी शिफ्टिंग होने की टेंडेंसी होती है। तो अभी कहां पे है वो लोकेशन सुने, देखो कैसे निकालते हैं। अगर दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास तो देखो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट है मास मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास
वुड बी इक्वल। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है, m1 से डिस्टेंस x1 है, m2 से डिस्टेंस x2 है, ध्यान से सुने, और ये सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट मासेस का डिस्क्रीट, ये जो पॉइंट मास सिस्टम है, डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक मास पॉइंट मास यहाँ है, एक दूसरा यहाँ है, बीच में कुछ नहीं है। ऐसे रॉड होगी तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको, एक के बाद एक टच कर पाओगे, लेकिन एक यहाँ है, फिर गैप है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, अलग अलग जगह पे पॉइंट। जैसे कि अपना ये जो सोलर सिस्टम है, एक अर्थ है, फिर उसके बाद सन है, तो गैप है ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया ये। और हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम ले रहे हैं। तो हमारे m1 और m2 अभी पॉइंट मासेस है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट, सर ये क्या चिड़िया है, कुछ नहीं है, मास और उसकी सेंटर ऑफ डिस्टेंस से डिस्टेंस और मल्टीप्लीकेशन है मास मोमेंट। मास मोमेंट, मोमेंट मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन, तो मास में डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन, लेकिन वो डिस्टेंस कहां से ली जाएगी, दैट डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। So this is m1 x1, now it is equal to m2 x2, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है सेंटर ऑफ मास का, मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास वुड बी इक्वल। तो यहां से इक्वेशन आ गई x1 इक्वल टू m2 बाई m1 x2, और अगर ध्यान से देखें तो x1 प्लस x2 का सम उनके बीच का सेपरेशन है, तो x1 प्लस x2 कितना l है, सो x1 की जगह हम लोग रख देते हैं क्या, x1, x2 की जगह और x1 की जगह रख देते हैं ये m2 x2 अपॉन, तो हमने x1 की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है, ये किसकी जगह पुट किया हमने, x1, और x2 को ऐसे ही मेंटेन कर दिया। दिस इज l, अगर हम कॉमन लेते हैं x2 को, तो व्हाट वी गेट इज m1 प्लस m2 अपॉन m1, यस l। तो यहां से सॉल्व करने पे x2 देखो क्या आ गया, m1 l अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से अगर हम इस वाली में x2 का वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो x1 आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे आएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x1 x2 क्या है, ये मासेस से सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस। x1 है m1 से और x2 है m2 से, x1 है m1 से और x2 m2 है, सॉरी x2 है m2 से। और जरा याद करने का तरीका देखो, x2 निकालना है, x2 कहां से है, m2 से, लेकिन ऊपर कौन आ रहा है, m1। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम में इसको याद करने का तरीका सुनो, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू बीच की सेपरेशन। क्या है देखो, x2 अगर देखें तो वो m2 से है, तो m2 का पड़ोसी कौन है, m1। तो बताओ, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू दोनों पड़ोसियों के बीच की सेपरेशन। क्या याद हो पाएगा, यस सर, यस ठीक है। सर। तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू उन दोनों के बीच की सेपरेशन, ये पॉइंट हमने निकाल लिया। सर क्या करेंगे इसको निकाल के, बताता हूं, पहले नोट करो। लिख लिया सर, हम्म, लिख लिया। ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। दो पार्टिकल, ठीक है,
एक दूसरे से d डिस्टेंस पे थे स्पेस में, म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स इन पे लगा, क्या लगा? इन पे म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लगना शुरू हो गया। और ये फ्री है, फिक्स नहीं है। क्या होगा आप समझते हो क्या होगा? ये पास पास आना शुरू करेंगे और ये पॉइंट Yes, sir. अरे म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण पूछा जाता है ये कहां तक चल पाएंगे। देखो कहीं ना कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक? सेंटर ऑफ मास की एफबीडी, सर नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया आपने। बिल्कुल निकालेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। नाउ अब एनएलएम में आप एक पार्टिकल की एफबीडी पढ़ते थे, अब आपको सेंटर ऑफ मास की एफबीडी पढ़ना पड़ेगा। तो एफ बी एंड डी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से जाएं तो सेंटर ऑफ मास कुछ और थोड़ी होता है, सारे मासेस को उनके फोर्सेस के साथ उठा के रख दो। बताओ इस इंस्टेंट पे इनके पास कितने फोर्स हैं? कितने फोर्स हैं बोलो? एक इस पे लग रहा है, एक इस पे लग रहा है, तो दोनों को उठा के सेंटर ऑफ मास पे बिठा दो। एफबीडी बनाने का तरीका बेस्ट है। तो ये वाला फोर्स जा रहा है इधर, एफ ग्रेविटेशन, और ये वाला फोर्स जा रहा है इधर, दोनों के हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। तो बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 के बराबर। कैसे बनाते हैं एफबीडी सेंटर ऑफ मास की? ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल एट सेंटर ऑफ मास। तो आप ना जितने भी पार्टिकल है सिस्टम में सबके फोर्स पकड़ो, बिना उनकी डायरेक्शन चेंज किए। कहां लगा दो सबको? कहां लगा दो सबको? सेंटर ऑफ मास। और अगर इनिशियली शुरुआत में ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, क्योंकि रेस्ट पे थे, ये इनको खींच के कौन लाया? इनके फोर्सेस लाए। पहले ये रेस्ट पे थे, तो ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो सीएम भी किस पे रहेगा? यूसीएम भी किस पे रहेगा बताओ? पे रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पर। और एफ एक्सटर्नल सीएम पे 0 है, तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा। अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो क्या वो फिर अब चलेगा? नहीं सर। नहीं चलेगा। तो भैया अगर ये टोटल डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बोलो मानते हो कि नहीं? यस सर। तो बस हिलना किनको पड़ेगा? टक 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 टक, ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। एट द मैक्स ये कहां तक सेपरेशन इनकी हो सकती है? ये सेंटर ऑफ मास को कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? मान लेते हैं इस सिचुएशन में M2 हेवियर है M1 से, और जो अगर इसने क्रॉस कर दिया, इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो देखो अभी ये इसके करीब है, किसके करीब है? M2 के करीब, M1 से दूर। और जो M2 इधर आ जाए, M1 इधर आ जाए, सुनना, तो फिर इसको M2 के करीब आना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। और आने पढ़ने में चलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। और Yes, चलना sir. पड़ने में फोर्स होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए, या वेलोसिटी, कुछ एक चीज तो होनी चाहिए शुरुआत में सेंटर ऑफ मास के पास। तो आज तक आपको यही बताया गया है कि ये कहां मिलेंगे? सीएम पे। तुमने ये रट लिया है, आज उसका रीजन सोचो क्यों मिलेंगे सीएम पे। रेस्ट से स्टार्ट, दोनों कहां से स्टार्ट हुए? रेस्ट। तो जब ये शुरू में रेस्ट थे तो दोनों सीएम, तो सीएम भी रेस्ट पे था, क्योंकि सीएम की वेलोसिटी भी इनकी वेलोसिटी से मिलके बनती है। इनके पास है नहीं, सीएम के पास कहीं से भी नहीं आ जाएगी। तो सीएम इनिशियली कहां पे था? इनिशियली अपना जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट पे था।
फिर हमने दोनों से एफबीडी बनाई, म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैंसिल हो गए और हर इंस्टेंट पे ये फोर्स इक्वल रहेंगे ग्रेविटेशन वाले दोनों, तो कैंसिल होता रहेगा, यानी कभी भी नेट फोर्स नहीं आएगा, यानी कभी भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा और कभी भी वेलोसिटी नहीं है। तो ये कहां से चलेगा? इसलिए अगर तुमने m2 को इससे क्रॉस करवा दिया और m1 को इधर क्रॉस करवा दिया तो सेंटर ऑफ मास को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहां मिलते हैं? दे मीट एट सेंटर ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो बस कुछ नहीं, x1 वो पूछते कितना कितना चले, तो कितना कितना चले, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी, यहाँ m2 हो जाएगा, दोनों इतना इतना चल के मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे टक्कर से पहले। बोलो कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर। पक्का? बोलो बच्चों। हाँ सर आ गया। यस सर आ आ गया। गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग लिखते हैं इसका दूसरा, मतलब इससे और क्या क्या, मतलब 2 से ज्यादा हो, 3 पॉइंट मास सिस्टम, 4 पॉइंट मास सिस्टम, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? 2 पॉइंट मास का मैंने दे दिया, ऐसे ही करना 2 पॉइंट मास का, ये 3 4 5 का मैं दे रहा हूं। सीएम के एफबीडी बनाने के लिए क्या करना है? जितने भी कंपोनेंट है उस सिस्टम में, सबके फोर्सेस को बिना डायरेक्शन चेंज किए लगा दो, कहां? सेंटर ऑफ मास पे। फिर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी चेक कर लो है कि नहीं, और फिर सारे फॉर्मूले लगते हैं कौन वाले? एस बराबर, तो एस की जगह एस सी एम बराबर यू सी एम प्लस ए सी एम टी, एस सी एम बराबर यू मतलब वी सी एम बराबर यू सी एम प्लस ए सी एम टी, एस सी एम इक्वल्स टू यू सी एम टी प्लस हाफ ए सी एम, सारे एकदम एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने सीएम ढूंढ लिया मतलब पॉइंट मास ढूंढ लिया। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिस्टम इन विच देयर इज एन ओरिजिन, वो पहले से बोल रहा ओरिजिन है, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ मासेस रखते हैं। सपोज m1 रखा है, कोऑर्डिनेट है x1 y1, m2 रखा है, कोऑर्डिनेट है x2 y2, m3 रखा है, कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो ये 3 पॉइंट मास जो दूर दूर है, डिस्क्रीट है, इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। एक बात बताओ, ये जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, ये कहां से मेजर किए गए हैं? ओरिजिन से। ओरिजिन से। कोऑर्डिनेट कहां से मेजर किए जाते हैं? ओरिजिन से। बोलो। ओरिजिन से किए जाते हैं सर। तो मुझे बताओ, अगर हम इसको ज्वाइन करें ये वाले, तो इसके भी सीएम के भी कोऑर्डिनेट होंगे, ये होगा एक्स सीएम, ये होगा वाई सीएम। तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकालने जा रहे हैं, हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ये गिवन है। तो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या क्या गिवन है? तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तीनों मासेस के क्या गिवन है बच्चों? कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? हम उसी तीनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो ये होता है, देखो क्या, m1 x1, सबके मास मोमेंट ऐड कर दो, x में x वाले लेंगे, y में y वाले लेंगे, और टोटल मास से डिवाइड कर दो। सम ऑफ मास मोमेंट, टोटल मास मोमेंट। मास मोमेंट कैसे आएगा? m1 x1, m2 x2, m3 x3, यही तो बताया था मैंने। और y के लिए क्या करेंगे? m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस विल गिव यू, हाँ, और प्रॉपर साइन ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस, क्योंकि मासेस तो प्लस लोगे, लेकिन x1 x2 को उनके प्रॉपर साइन के साथ ही रखिएगा। This is the formula for discrete point mass system. This is the formula for discrete point mass system. Do you agree? Hello?
Yes, sir. समझ आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। लिखिए, नोट कीजिए। अब तो आप वो वैरायटी ढूंढिए जो आपको क्वेश्चन हमने दिए प्रीवियस ईयर, जो आपसे होते नहीं है, जिनके पढ़ के समझ नहीं आता करना क्या है वो समझ में आ गया तो उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, और वो ढूंढ के लाइए जिसमें करना क्या है यही नहीं आता आप, तब आपके कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रांग हो जाएंगे, 100%। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। लिख लिया ये? Yes, sir. ठीक, लिखो। 4 particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg. 4 particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the 4 vertices. Are placed at the 4 vertices. Are placed at the 4 vertices of square ABCD having length 1 meter. Having length 1 meter. Find the position of center of mass of the particle. है सर, ये क्या है? तो कोई एक स्क्वायर बना लो, उस स्क्वायर के सिरों पे, अब देखना मजा आएगा। सर आपने तो फॉर्मूला दिया, तो आपके पास तो एक ओरिजिन भी था सर, यहाँ तो ये चीटिंग कर रहा है, इसके पास तो ओरिजिन है ही नहीं। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। घबराने से पहले एक थॉट दिया करो मन कि ओरिजिन क्या होता है? 2 परपेंडिकुलर लाइनों का कटान बिंदु, जिन्हें आप एक्स और वाई बोलते हो, होता है कि नहीं? क्या होता है Yes, ओरिजिन? sir. 2 परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या यहाँ 2 परपेंडिकुलर लाइंस दिख रही हैं आप? बोलो। यस हाँ, बस sir. मान लो 2 परपेंडिकुलर लाइन का ओरिजिन, इसको मान लो, इसको करके एक्स कर दो, करके वाई कर दो, बस। अब देखो कोऑर्डिनेट अपने आप आएंगे कि इसकी साइड है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अब इसका कोऑर्डिनेट ये तो 0 0 हो गया, ओरिजिन मान लिया, क्या हो गया? 0 0 0 0 2 kg वाले का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, इसके हो गए 1,1 और इसके हो गए 0,1। ये देखो ओरिजिन भी मिल गया। ओरिजिन भी तो एक कॉन्सेप्ट है, 2 परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन। जहां पे भी हो रहा है वहां आप इस तरह के क्वेश्चंस में ओरिजिन मान सकते हो, फील वहां से आता है। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं? बस ऊपर से जा रहा है सब कुछ? हो रहा है सर। सर आ रहा है। सर आ रहा है समझ। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ यस सर। चलो, अब हम लोग इसमें रखते हैं और पहले हम XCM निकालेंगे, सुनना, कैलकुलेशन से, फिर YCM निकालेंगे और ओरिजिन से कहेंगे यहाँ कहीं, जहां पे भी आएगा XCM, जहां पे भी आएगा YCM, मान लोकेट कर देंगे। सो लेट्स डू इट फॉर मी। कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ मुझे जल्दी जल्दी। X वाले रखेंगे X वाले में, Y वाले रखेंगे Y वाले में। प्लीज मिक्स मत करना प्लीज। और पांडे जी क्या बात है, 0.5। अब देखो 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 देखो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कराते, कुछ बच्चे क्या करते, सर स्क्वायर है, सर स्क्वायर का तो उसके सेंटर पे। अरे पगलू, मास 1 2 3 4 तब सेंटर पे होता जब सारे मासेस आइडेंटिकल सेम होते, आइडेंटिकली सेम होते। तब ओरिजिन पे होता जब सारे मासेस आइडेंटिकली सेम होते। डू यू एग्री? यहाँ जरूरी नहीं है। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ तो आ गया
पूरी लेंथ है 1 का आधा है 0.5, आंसर निकाला गया 0.5, लेकिन अब ऊपर वाली डिस्टेंस में आ रहा है 0.3, तो ये सेंटर पे नहीं गया, कहीं यही चिपक गया, इधर ये वाली जगह पे आ गया 0.3, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, समझ आया? 0.5, 0.3, बिल्कुल बीचम बीच में नहीं आया, 0.5, 0.5 नहीं आया। और जो बच्चे केवल रटने वाले होते हैं वो क्या करेंगे, स्क्वायर है सर, स्क्वायर के तो सेंटर पे होता है। अरे ये मासेस भी तो कोई रोल प्ले करते हैं, M1, M2, M3 स्क्वायर होता है और सारे मासेस सेम होते तब होता है ऐसा। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? यस सर। हाँ या ना यार, जल्दी बोल दो। हाँ। बहुत बढ़िया। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, देखो M1, M2 कुछ डिस्टेंस पे थे, कुछ मेरे को नहीं पता क्या, इनका सेंटर ऑफ मास होगा। अभी तो मैंने बता दिया कहाँ मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है, सुनना सुनना सुनना, बोले जब ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन से चले तो जो M1 था वो चल गया D डिस्टेंस, कितनी चल गया D, ऐसा नहीं M2 चलेगा नहीं, M2 भी चलेगा। सेंटर ऑफ मास अगर म्यूचुअली शुरू में रेस्ट पे है तो यही रहेगा, वो कहीं नहीं हिलेगा, ठीक। ये चलेगा D डैश, तो बोले D गिवन, M1 गिवन, M2 गिवन, बोले ये M1 D चल गया तो M2 कितना चलेगा, M1 कितना चल गया D, तो बेटा यहाँ पे भी वही बात है, इनका याद करो मोमेंटम क्या कहता है, M1 V1 बराबर M2 V2, मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ मास मोमेंटम लेना है, मोमेंटम नहीं लेना। तो जितना ये चला, कौन चला, M1 D, उधर चल गया M2 D डैश, क्योंकि ये अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये अपने मास मोमेंट के प्रोपोर्शन में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल जाएगा, जो कि हिलाना नहीं है, मैंने रीजन दे दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर M1 इस ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में D चल गया तो M2 कितना चलेगा, तो कितना चलेगा, इट विल बी M1 D बाय, मास मोमेंट इक्वल करने रहते हैं। ये भी एक वेराइटी है। अरे बोलो भाई, आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही? यस तो ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हॉट फेवरेट नीट के लिए। बोलो भाई, समझ आ रहा है? सर। अब लिख लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें मैं आज आपको स्टैंडर्ड वाले बोल जो याद करने हैं। देखो, एक है स्क्वायर, यूनिफॉर्म मतलब मोटाई वोटाई सब बराबर, हर जगह किसी भारी नहीं कहीं पतला नहीं, M मास का स्क्वायर, सब तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन सेम मास का, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आता है। ये डिस्टेंस अगर A है, ये डिस्टेंस अगर A है तो A/2 और A/2 पे, ये कौन हो गया, स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का हो गया। ठीक ऐसे ही रेक्टेंगल का देख लो, रेक्टेंगल भी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म बोले तो कहीं ना मोटा हो कहीं ना पतला हो। ये अगर ये A और B इसकी साइड्स हैं तो ये सेंटर ऑफ मास होगा, M इसका मास है,
जिसमें ये वाली डिस्टेंस a/2 होगी, ये वाली डिस्टेंस b/2 होगी। ये हो गया रेक्टेंगल। और फिर आ गए डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। सब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं आज। यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का अगर रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके यहां से r डिस्टेंस पे होगा। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर अगर आधी डिस्क है, आधी डिस्क है, यूनिफॉर्म है लेकिन आधी डिस्क है, सेमी सर्कल, तो ये नीचे से 2r/π होता है, जहां की r इसकी रेडियस थी पुरानी वाली जो ये। अगर इसको काट दे तो ऊपर के पार्ट की तरफ ये शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ मास इसका 2r/π होता है। कितना होता है सेंटर से? 2r/π। सेमी सर्कुलर डिस्क का है ये, ठीक, सेमी सर्कुलर डिस्क का है। एक मिनट, सेमी सर्कुलर रिंग का होता है ये ना? दिस इज रिंग नॉट डिस्क, ये रिंग है, मास केवल सरफेस पे है, नॉट डिस्क। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी। अब सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3π पे होता है, r रेडियस। ये है सेमी सर्कुलर डिस्क, 4r/3π। ये सब याद रखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक आपको परेशान करेगा। ठीक, फिर होता है हॉलो हेमिस्फीयर। कौन सा? हॉलो, हॉलो है, मतलब बॉल ले ली, उसको काट दिया आधा, ये ये है सेंटर ऑफ मास। ये फिर से एक बार एग्जैक्ट सेंटर पे ना होके ये होता है r/2 पे, ठीक है। कहाँ होता है? रेडियस के हाफ में। अगर ये मतलब पूरी रेडियस जो है ना, इसकी डिस्टेंस होती है r/2। ये क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। और एक आता है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड जो हेमिस्फीयर होता है उसका आता है बच्चों 3r/8 पे। कहाँ आता है? सेंटर ऑफ मास नीचे वाले बेस से 3r/8। तो ये सब मैंने सारी डिस्टेंस यहां से बताई है। कोई पूछे ऊपर से तो r में से ये माइनस कर देना, r में से ये माइनस कर देना। तो बच्चों आज के लिए आपको इतना चीजें मैं आपको ज्ञान के साथ छोड़े जा रहा हूं, यहीं पे खत्म करते हैं आज। ये सब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल 100%। आधे वाले तो बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है? Sir. हेलो, मिलते हैं कल यस सर। और सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। Thank you, sir. वेलकम Thank ऑल, you, sir. वेलकम ऑल।